देखो, now this is page number 1, specific heat capacity of gases, and specific heat capacity of gases में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना है। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे हम। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे डब्ल्यू मतलब है वर्क डन, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वर्क डन है, एंड ये होता है पी डेल्टा वी के इक्वल। तो ये यूज करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे, बट हम जब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा, है ना पूरा। बस अभी ये इक्वेशन हमको ध्यान में रखना, ये इक्वेशन हमारे लिए अभी यूज में आएगी इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस को डिस्कस करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे सपोज हमने कोई गैस लिए, ठीक है, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने मान लो गैस ली, और अब अगर हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, अगर हम इस गैस को हीट देते हैं यहाँ पे, तो हीट सप्लाई किस तरह से हो रही है यहाँ पे बेटा, हीट सप्लाई कैसे हो रही है, अगर हम मान लो यहाँ पे इसको हीट देते हैं डेल्टा क्यू, तो इसका जो टेम्परेचर है ये टी आई से चेंज होकर TF डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और मान लो इसमें गैस कितनी है, ठीक है, इस पे n मोल गैस है, और अगर हम यहाँ पे इस गैस को हीट सप्लाई करते हैं, इससे इसका टेम्परेचर चेंज होता है। n मोल ले लो या फिर मास ले लो आप, तो फार्मूला किस तरह से आएगा, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है, यहाँ पे हम अब डिस्कस करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर C। तो आप इसमें n मोल ले लो या फिर आप m मास ऑफ गैस ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे C लेटर से, मोलर स्पेसिफिक हीट को, ठीक है, C लेटर से हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल C लेटर है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, दिस इज डिपेंड्स ऑन, ये जो अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के एंड चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, इट इज TF माइनस TI, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाओगे तो कांस्टेंट लगा दोगे, दैट कांस्टेंट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस कांस्टेंट को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जबकि अगर हम मास यूज करते गैस का, ठीक है, अगर हम गैस का मास यूज करते हैं तो हम नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखते हैं, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट है इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस इनटू डेल्टा टी, सो देयरफॉर it can be written as small s into n into delta t, जहां पे s क्या है, नॉर्मल हीट कैपेसिटी है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, और ये जो s है यहाँ कैपिटल C है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल लेकर कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल लेकर अगर यूज करते हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा, और अगर आप मास लेके कैलकुलेशन करते हो तो ये फार्मूला लगेगा। बट मास को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गैस के जो अमाउंट है वो ज्यादा कन्वीनियंट टर्म कौन सा होता है, आपका नंबर ऑफ मोल होता है, ना कि मास होता है। तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही, मोलर स्पेसिफिक हीट को समझने की जरूरत पड़ रही है। सो इनकी यूनिट की अगर मैं बात कर लूं तो C की जो यूनिट आएगी देख सकते हो, C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा T। इसकी यूनिट आ जाएगी आपकी जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट हो गई। जबकि S की यूनिट अगर देखोगे तो इट इज डेल्टा Q अपॉन मास इंटू डेल्टा T, इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल
पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी एसआई यूनिट है एस की। दोनों में आपस में रिलेशनशिप है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एस में रिलेशनशिप है। बट जनरली गैस को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, और ये एस इंटू एम इंटू डेल्टा टी वाला जो फार्मूला है ये किसके लिए यूज करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए जनरली यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मोलर हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला आप सॉलिड के लिए यूज नहीं कर सकते, आप ये सॉलिड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट गैसेस के लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो ये एक और हमने स्पेसिफिक हीट यहाँ पे पढ़ लिए, कौन सी आ गई है, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट, सी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द 1 मोल ऑफ गैस फॉर द गिवन टेम्परेचर। तो ये इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट है कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस से किसी गैस के 1 मोल गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है वो इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। जबकि स्पेसिफिक हीट क्या है, किसी 1 केजी गैस के सैंपल को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसको हम सिंपल स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। अच्छा, कुछ बुक में ना इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट भी बोला गया, तो मैं ऐसा ग्राम वर्ड यूज नहीं कर रहा, केजी में भी ले सकते हो, तो मैंने इसको सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोला यहाँ पे। और ये क्या है यहाँ पे, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले सेम ही है यहाँ पे, इसका मतलब सी और ये जो एस है ये आपस में रिलेटेड रहेंगे। आपस में कैसे रिलेट रहेंगे, आप इनको इक्वेट कर देंगे, हम स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, और कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं इनके बीच में रिलेशनशिप बता रहा हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच में। स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट है तो पूछो इस पे। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केजी केल्विन में हो सकती है? हाँ हाँ, केल्विन भी ना बेटा, डिग्री सेल्सियस लिखो केल्विन लिखो, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे केल्विन लिख सकते हो। ठीक है, yes. इसको भी एक्चुअल में जो डेल्टा टी होता है ना, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज सेम इन केल्विन और इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सेम होता है, लेकिन जो टी की वैल्यू है it is different in Kelvin and it is not same in Kelvin and degree Celsius. Change in temperature is same in Kelvin or in degree Celsius, but जो फिक्स वैल्यू है जैसे 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में अलग आएगा, है ना, लेकिन चेंज अगर हम देख रहे हैं तो चेंज एक जैसा होता है। ठीक है, समझ गए, चेंज एक जैसा है। हाँ, क्लियर हो गया बेटा अभी? सर ये टेम्परेचर का नहीं समझ में। अरे जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर जैसे मान ले 27 से 127 डिग्री सेल्सियस तक तुमने टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ पे, जैसे इस गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए, तो 27 मतलब कितने केल्विन होता है, 300 केल्विन, और 127 कितना केल्विन होता है, 400। तो 127 माइनस 27 मतलब डेल्टा टी है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और 400 माइनस 300 ये भी 100 आ रहा है। तो आप केल्विन में चेंज लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, यस सर। ये बताने का मतलब था। क्लियर हो गया इतना? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हो गया? यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे। अभी अब इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इस पे। Now this is page number 2, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसमें क्या रिलेशनशिप है ये देखते हैं हम। सिंस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी n इंटू डेल्टा टी, या फिर स्मॉल s इंटू कैपिटल N इंटू डेल्टा टी, लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, आप इसको मोल के टर्म पे भी कैलकुलेट कर सकते हो और मास के टर्म पे भी कैलकुलेट कर सकते हो।
अगर मास पता है तो ये फार्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल है तो ये फार्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी एंड डेल्टा टी विल कैंसिल ईच अदर, और सिंस नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका मतलब मास को आप नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। सो C इंटू एन इज इक्वल टू S इंटू कैपिटल N। मैं यहाँ पे मास को रिप्लेस कर दूं, दिस इंप्लाइज दैट C इंटू एन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, n की जगह पे क्या पुट कर दें हम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू S इंटू n। तो ये m से m और कैंसिल आउट हो गया, मतलब जो स्पेसिफिक हीट है ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के बराबर है ना, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपस में ये रिलेशनशिप है दोनों पे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, समझ गए? सर 1 मिनट देखने दो। आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट हो गया लेकर? हेलो? यस सर। नेक्स्ट फिर पेज नंबर 3 पे क्लास में बीच में लीव नहीं करना, पूरी क्लास करना आज, ये बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि चीजें अलग अलग ही पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 3। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब बताओ जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0, मतलब जो डेल्टा Q है इट इज इक्वल्स टू N टू C इंटू डेल्टा T। क्या होगा भाई बताओ, अगर गैस को आप आइसोथर्मल प्रोसेस पे हीट सप्लाई कर रहे हो, क्या होगा उससे, ये गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर में चेंज आएगा नहीं, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू N इंटू C इंटू डेल्टा T की जगह पे हो गया 0, क्योंकि हीट तो आप दे रहे हो, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आएगी, इट इज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय N इंटू डेल्टा T आप लिखते हो और ये टर्म आपका 0 है, तो इट इज डेल्टा Q अपॉन N इंटू 0, मतलब कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, तो C टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है गैस की, कैसी होती है, इंफिनिटी होती है। समझ गए? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है गैस की वो इंफिनिटी होती है, और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें, डेल्टा U प्लस W, देखो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ना वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिंस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। कल पढ़ाया था ना इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, N इंटू F इंटू R इंटू T बाई 2, पढ़े थे कि नहीं?
तो अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। और इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट सप्लाई होती है वो सिर्फ किसके काम में आती है? वर्क डन के काम में आती है, सिर्फ वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कितनी होती है आइसोथर्मल प्रोसेस पे इनफाइनाइट। सर 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 हाँ बोलो अभी क्या? सर वो राइट साइड का रिपीट करना। ये वाला यस सर। ठीक है। ये c टेंड्स टू इंफिनिटी समझ के कैसे आगे? किसी भी टर्म को अगर 0 से डिवाइड कर देगा तो क्या बचेगा? इंफिनिटी। यस सर समझ गया। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंफिनिटी। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देख, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला कल पढ़े थे, याद होगा, U इक्वल्स टू N इंटू F इंटू RT/2, है ना? यस सर। हाँ, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा U की वैल्यू 0 आ जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देख यहाँ पर से डेल्टा U हो गया 0। तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ किसके काम में आता है? वर्क डन के काम में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंफिनिटी। अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस पे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो स्टेज का। डन सर। हाँ, now this is page number 4. नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज 0। ठीक है, तो अगर किसी गैस में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में, मान लो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे ये गैस है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दी हमने और हीट सप्लाई कर रहे हैं इसको डेल्टा क्यू। ठीक है, मतलब ये जो हीट सप्लाई हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। और मान लो यहाँ पे कितने मोल है गैस? n मोल गैस है। इसका टेम्परेचर Ti से लेकर चेंज हो रहा है Tf डिग्री सेल्सियस तक। तो जो हीट सप्लाई हो रही है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है हीट सप्लाई, है ना? वॉल्यूम फिक्स कर दिया आपने, फिक्स वॉल्यूम के कंटेनर पे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्या आएगी इक्वेशन, क्या बनेगी यहाँ पे? अभी फार्मूला किस तरह से लिख सकते हो? सो डेल्टा क्यू भी इज इक्वल्स टू, फार्मूला आएगा CV इंटू एन इंटू डेल्टा टी। देख Q का फार्मूला यही रहेगा, लेकिन हीट सप्लाई कैसे कर रहे हो आप? कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है ये Q भी, ये CV इंटू एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपका ऐसा लिखा जाएगा CV के फॉर्म में। CV मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So this is molar specific heat capacity at constant volume. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा हीट सप्लाई का। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होती है इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है? देखो यहाँ पे, सिंस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आप हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे,
कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे देख के बताओ जरा, वर्क डन आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। हाँ, वर्क डन रहेगा 0। ठीक है, वर्क डन इज 0। इसका मतलब जो हीट सप्लाई हो रही है ये किसके बराबर हो रही है? So this implies that delta QV is equals to delta U plus work done is 0. कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हो तो वो सिर्फ किस काम में आती है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए काम में आती है। ठीक है, सो देयरफॉर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम is used only for change in internal energy. इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए काम में आती है। तो आगे से याद रखना, कोई भी प्रोसेस हो, फॉर ऑल प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो, अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इसका फार्मूला आएगा NCV डेल्टा T। कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय द फार्मूला NCV डेल्टा T। कभी भी इंटरनल एनर्जी में अगर आपको चेंज निकालना है गैस की, आपको क्या फार्मूला लिखना? सीधा सीधा NCV डेल्टा T लिखना। कोई भी प्रोसेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डेल्टा U का जो वैल्यू है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो किसके बराबर लिखोगे आप? NCV डेल्टा T के बराबर लिखोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। समझ गए? सीवी क्यों है? सिर्फ सी आना चाहिए ना? क्या बेटा? वो ऑल प्रोसेस में सीवी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सी होना चाहिए ना? कौन सी प्रोसेस में? सर फॉर ऑल प्रोसेस में आपने जो फॉर्मूला लिखा है तो नहीं सीवी नहीं मतलब नहीं, मैंने ये लिखा है यहाँ पे फॉर ऑल प्रोसेस डेल्टा U। जब भी आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, कोई भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए आपको हमेशा ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, समझ गए? सर बट सभी प्रोसेस में वर्क डन तो जीरो नहीं रहेगा ना, फिर क्यों? भले वर्क डन 0 नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको डेल्टा U का कैलकुलेशन करना, डेल्टा U मतलब आंख बंद करके आपको क्या लिखना? NCV डेल्टा T लिखना। वर्क डन आने देना, क्यों होने देना। डेल्टा U के लिए आपके लिए एक फिक्स फार्मूला आ गया। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखने के लिए एक फिक्स फार्मूला था म्यू के इनटू नॉर्मल, लेकिन स्टैटिक में आप नहीं सोच पा रहे थे चीजों को, स्टैटिक फ्रिक्शन अलग अलग आ रहा था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स था, म्यू के इनटू नॉर्मल बराबर है। तो वैसे ही डेल्टा U के लिए अब आपके पास में एक फिक्स फार्मूला है। फिक्स फार्मूला कौन सा हो गया? NCV डेल्टा T। अब प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, फार्मूला आपके पास फिक्स आ गया। मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर में चेंज नहीं, तो डेल्टा U 0 हो गया तुम्हारा। समझ गए? हाँ सर बट फिक्स क्यों है जब वर्क डन जीरो नहीं है तब? मत होने देना, वर्क डन 0 नहीं भी तब भी ये टर्म तो रहेगा ना। ये टर्म हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, वर्क हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास फिक्स फार्मूला आ गया। मतलब जैसे वर्क डन के लिए फिक्स फार्मूला P डेल्टा V है, या फिर आप इसको इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। इट इज इंटीग्रेशन P dV, लिमिट VI से लेकर VF तक। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा U के लिए आपके पास फिक्स फार्मूला आ गया। यहाँ पे कौन सा फार्मूला आ गया डेल्टा U के लिए? NCV डेल्टा T आ गया। अब कोई भी प्रोसेस हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, पर फार्मूला आपके पास में फिक्स है। ठीक है, बट सर सीवी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया ना? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, बट फार्मूला आपके पास अब डेल्टा U का फिक्स निकल के आ गया है कि डेल्टा U जब भी कैलकुलेट करना है, देख डेल्टा U कैसे निकाल सकते हैं? आपको डेल्टा Q पता है या W पता है, तो आप डायरेक्ट डेल्टा Q माइनस W कर दो, डेल्टा U पता चल गया। ठीक है, या फिर आपको ये फार्मूला लगा के निकाल लो। CV जरूर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम की, लेकिन डेल्टा U के लिए हमेशा अब ये वैलिड रहेगा ये फार्मूला, कोई भी प्रोसेस हो। ठीक है, हेलो हेलो, अरे कुछ तो बोलो। अगर सर हाँ, सर बोलो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सी दिया होगा तो? क्वेश्चन में सिर्फ C दिया तो ये नहीं पता ना कि वो कौन सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है।
अगर क्वेश्चन में सिर्फ सी दिया मतलब आप डेल्टा क्यू निकाल रहे हो, डेल्टा क्यू का मतलब आपके पास में है सी इंटू एन इंटू सी, है ना, ऐसा लिख दें, एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सिर्फ सी दिया मतलब अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए, वो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा कि भाई प्रोसेस कैसी है। ठीक है, हेलो, हाँ अभी यस समझ सर। गए, अभी समझ गए, हेलो, अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो एक बात ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आता दिमाग में, यार आइसोबेरिक प्रोसेस है तो हम क्या लिखेंगे, आइसोकोरिक है तो क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल है तो कहानी अलग आ रही थी। आइसोथर्मल प्रोसेस में सी की वैल्यू कितनी मिल रही थी तुमको, इन्फिनिटी मिल रही थी, वो तो इस फार्मूले से भी मिल जाएगी, डेल्टा टी जीरो हो गया, तो सीवी की वैल्यू क्या बन गई वहां पे, इन्फिनिटी बन गई। एक्चुअल में जो सीवी है वही सी है वहां पे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस का। समझ गया? यस सर। हाँ, तो सीवी की वैल्यू वहां पे इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आपके पास अब आप एक फिक्स फार्मूला आ गया डेल्टा यू के कैलकुलेशन का, जैसे वर्डन का कैलकुलेशन का फिक्स फार्मूला है, वैसे ही डेल्टा यू के कैलकुलेशन का फिक्स फार्मूला है। कोई भी प्रोसेस हो, हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग ठीक है चलेंगे, लेकिन फार्मूला आपको हमेशा कौन सा लगाना है, डेल्टा यू का आपको फार्मूला हमेशा कौन सा लगाना है, एन सीवी डेल्टा टी वाला लगाना है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो इसमें प्रोसेस को लेके कंफ्यूज नहीं होना फार्मूला अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के देख रहे हो, तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू भी है वो डेल्टा यू के बराबर आ रहा है। अभी जैसे आइसोबेरिक प्रोसेस में हम देखते हैं ना, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ये फार्मूला फिक्स हो गया, अभी याद रखना ये फार्मूला फिक्स है। जब भी आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है क्या लगाना पड़ेगा आपको, एन सी वी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर इसका एक एग्जांपल करवाना। अरे अभी थोड़ा थ्योरी तो कंप्लीट होने दे, फिर बताऊंगा ना, सब बताऊंगा, सब कुछ आएंगे, है ना, हाँ टेंशन सर नहीं। बाद में। हाँ ठीक, अभी पेज नंबर 5 पे आते हैं। अब आइसोबेरिक प्रोसेस देखते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। तो अब आपके पास में डेल्टा यू के लिए भी फिक्स फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया, एन सी वी डेल्टा टी आ गया। एंड थर्ड है आइसो बेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है इसमें, प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब चेंज इन प्रेशर इज जीरो। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एक पिस्टन लगी हुई है और ये पिस्टन फ्रीली है मूव करने के लिए इधर ऊपर और नीचे। सो दिस इज मासलेस। एंड अब यहाँ पे आप अगर इसको हीट सप्लाई करते हो तो ये पिस्टन कैसी, इट इज massless एंड फ्रिक्शन लेस पिस्टन। तो ऊपर सराउंडिंग एयर का जो प्रेशर है अभी वो पी नॉट है, और नीचे का प्रेशर भी कितना होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे। जब आप हीट दे रहे हो, जैसी हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये पिस्टन फ्री है मूव होने के लिए, प्रेशर बढ़ेगा ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बन रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब जो हीट सप्लाई हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो इसके कारण यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है टी आई डिग्री सेल्सियस से टी एफ डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन भी आएगा। ये जो पिस्टन है मान लो यहाँ तक ऊपर तक आती है मूव करके, है ना, तो वर्क डन भी होगा इस प्रोसेस पे। वर्क डन होगा, होगा कि नहीं होगा वर्क डन गैस के लिए, है ना? होगा सर। हाँ, तो अब अगर यहाँ जो हीट सप्लाई हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही, तो जो डेल्टा क्यू है
इट इज डेल्टा क्यूपी इज इक्वल्स टू, फार्मूले में आप क्या लिखोगे, एनसीपी डेल्टा टी लिखोगे। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करोगे वो कांस्टेंट प्रेशर वाली यूज करना। व्हाट इज सीपी हियर, सीपी इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और अब हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का फार्मूला देखते हैं, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, P डेल्टा V के बराबर होता है ना। एंड सिंस PV इक्वल्स टू nRT में अगर लगा दूं तो दोनों तरफ डेल्टा ले लें, PV और डेल्टा ऑफ nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मतलब P डेल्टा V बचेगा, nR कांस्टेंट, ये बाहर जाएंगे मतलब कितना बचेगा, nR डेल्टा T। तो P डेल्टा V इज इक्वल्स टू nR डेल्टा T रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। सो देयरफॉर अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर यूज कर ले यहाँ पे, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा Q कौन सा है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई हो रही है इट इज NCV डेल्टा T। ये फार्मूला आपके पास हमेशा NCV डेल्टा T रहेगा। और वर्क डन का फार्मूला या तो P डेल्टा V लिखो, या P डेल्टा V किसके बराबर लिख सकते हो आप, nR डेल्टा T लिख सकते हो। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, डेल्टा T और n कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आ रही है, Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R। याद है इक्वेशन, पढ़े हो कि नहीं ये इक्वेशन को, केमिस्ट्री में पढ़े हो इक्वेशन, Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, या Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R पढ़े हो ना। हेलो, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R पढ़े हो कि नहीं। अरे कुछ तो बोलो भाई, आ गई आवाज, याद नहीं आ रहा सर। क्या, हेलो, क्या क्या नहीं आ रहा बेटा, याद नहीं आ रहा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, कोई बात नहीं, ये मेयर्स इक्वेशन है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, कोई बात नहीं। ये आ गई एक इक्वेशन आ गई यार, रिलेशनशिप आ गई, किसके बीच में रिलेशनशिप आ गई, ये Cp और Cv के बीच में रिलेशनशिप आ गई डायरेक्ट। तो ये समझ गए कि नहीं, ये वाला जो पेज का जो डिस्कशन है यहाँ पे, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाई कर रही है, समझ गए। यस सर। हाँ, तो इसमें अगर हम सेम अमाउंट की हीट या सेम टेम्परेचर चेंज के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे दें और सेम टेम्परेचर चेंज के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे दें, तो ज्यादा हीट किस पे लगेगी, गैस पे। कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट लगेगी उतनी टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगेगी, प्रेशर पे सर। क्यों सर उसमें वो R ऐड हो रहा है ना। नहीं, आर तो छोड़ दे तू, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से दे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हो तो वर्क डन का टर्म कितना आता तुम्हारा, 0, सिर्फ डेल्टा यू यूज में आता है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट देते हो तो डेल्टा यू भी चेंज होता है और वर्क डन भी होता है, इसलिए यहाँ पे उतना ही टेम्परेचर में चेंज अगर आपको लाना है तो हीट किस में ज्यादा लगती है, कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट लगती है, ठीक है। जैसे मान ले मैं यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस से 127 तक इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, है ना, तो और सेम टेम्परेचर चेंज है, तो डेल्टा क्यूपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा क्यूबी, सेम टेम्परेचर चेंज है, ठीक है। तो डेल्टा क्यूपी ज्यादा आएगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रेशर पे इतना ही टेम्परेचर लाने के लिए ज्यादा अमाउंट की हीट लगेगी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतने ही टेम्परेचर चेंज करना तो कम हीट लगेगी। उसका रीजन है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट देते हो तो वर्क डन भी होता है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है उसका पार्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए भी यूज में आता है,
और वर्क करने के लिए भी यूज में आता है, इसलिए ज्यादा हीट लगती है। समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज में आती है, वर्क डन होती नहीं है, इसलिए कम हीट लगेगी। यहाँ पे दो टर्म को बढ़ा रहा है या दो टर्म के लिए यूज में आ रही हीट, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म नहीं रहता, सिर्फ इसके काम में आती है। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहा है, पेज नंबर 6 पे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम अब इसमें रिलेशनशिप। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है यहाँ पे, पेज नंबर 6। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, ये ध्यान देना अभी। फर्स्ट, मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये मेयर्स इक्वेशन कहलाती है। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये इक्वेशन गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट है ना। R कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये फिक्स है। इसमें ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन के लिए अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नहीं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब सभी गैस के लिए आपको यही यूज करना है। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सभी गैसेस के लिए यही यूज किया जाएगा। ठीक है ना? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सभी गैसेस के लिए सेम रहेगा। सो दिस इक्वेशन is same for all gases, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी गैस हो, सभी गैसेस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आएगा। और दूसरा, अगर मैं इसको Sp माइनस Sv के फॉर्म पे लिखूं, सिंस ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इट इज मास इनटू मोलर मास इनटू S होता है, तो अगर मैं Cp लिखूं तो मॉलिक्यूलर मास इनटू Sp लिखना पड़ेगा। Cv अगर लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास इनटू Sv लिखना पड़ेगा। सो देयरफॉर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसकी जगह पे आप मोलर मास इनटू Sp, मोलर मास इनटू Sv इक्वल्स टू R लिख दोगे। So it is Sp minus Sv is equals to R divided by molar mass। ये वाली इक्वेशन बताओ। This is specific heat at constant pressure। Sometime इसको ग्राम स्पेसिफिक हीट भी बोल देते हैं। ग्राम इसलिए क्योंकि मास आप ले रहे हो, और इसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मतलब सी वाला जो टर्म है वो मोलर है और ये ग्राम वाला है, तो कभी कभी इसको मोलर, ये तो मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते ही हैं। Sometimes this is also called ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ग्राम मतलब मास ले रहे हो आप, ग्राम में या केजी पे, ये मोल पे आप ले रहे हो तब के लिए, है ना। तो ये एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस। बट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये गैस के नेचर पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन Sp माइनस Sv इज इक्वल टू R अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इक्वेशन इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, मतलब इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगा, लेकिन ये जो इक्वेशन थी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये सभी गैसेस के लिए एक जैसी है, लेकिन ये Sp माइनस Sv इक्वल टू R अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगा। रिमेंबर दिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो।
हेलो, समझ गए? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 7 पे। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी। मतलब ये बताओ यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये फिक्स होती क्या? प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है ना, और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा। सी, नेचर ऑफ गैस कैसा है, उसकी प्रोसेस कैसी है। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जैसे सीपी माइनस सीबी हो गया इक्वल्स टू आर, जिसको हम मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, फिक्स हो गई है। अगले पेज पे आ रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, देखते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Now, page number 7, adiabatic process. What is adiabatic process? Fourth process आ गई है। Adiabatic process क्या होता है बताओ? एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इस पे हीट सप्लाई या हीट का एक्सचेंज नहीं होता। ये जैसे पिस्टन लगी हुई है यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है और इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं। तो इसमें जो हीट का सप्लाई है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डेल्टा क्यू 0, मतलब गैस सराउंडिंग पे ना तो हीट दे रही है और ना ही सराउंडिंग से हीट ले रही है। ना तो हम इसको हीट दे रहे हैं और ना ये हीट बाहर निकाल रहे हैं। तो दैट इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। और अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम चेंज करेगा। इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। इससे Ti से सपोज Tf तक हो गया। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट सप्लाई 0 है। सो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी अगर लगाओगे तो ये टर्म हो गया 0। इट इज एन सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ मोल भी क्या है, फिक्स है। यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है तो ये तो 0 है नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी 0 नहीं, तो डेफिनेटली क्या 0 होना चाहिए यहाँ पे। दिस इंप्लाइज दैट स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी यहाँ पे 0, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0। क्या कंक्लूजन निकल के आ गया भैया? दैट इज सी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो सी गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा और प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 0। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दें, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो दिस इज 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये होता है वर्क डन भी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, बट हीट का सप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एंड इसमें मैं लिख दूं एडियाबेटिक कांस्टेंट, ये यूज किया जाता है एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा इज इक्वल्स टू होता है Cp अपॉन Cv का रेशियो, specific heat capacity at constant pressure to that of specific heat capacity at constant volume, Cp upon Cv। मतलब इसका रेशियो को क्या बोलते हैं हम? एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हेलो, ओके। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? 2 मिनट सर। हाँ सर वो डेल्टा क्यू से फिर से बताओ। अरे देख, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है?
जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। हेलो हेलो, समझ गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, किसके बीच में नहीं होता, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मतलब गैस और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अगर जीरो है तो क्या जीरो आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल तो जीरो है नहीं। टेम्परेचर में भी चेंज होगा अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो, बस ये है कि हीट बाहर नहीं निकल पा रही है, इसका मतलब टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, है ना, गैस का। तो एन जीरो नहीं है, डेल्टा टी जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या जीरो होना चाहिए यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट जीरो होनी चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सी की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जीरो, ठीक है। हेलो, समझ गए। हाँ, ये जो एडियाबेटिक कांस्टेंट है इसको ध्यान रखना है कि जो एडियाबेटिक कांस्टेंट यूज करते हैं, हम लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है, ठीक है। हेलो सर वो सीपी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट। हाँ, सीपी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, समझ गए। हेलो, स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज। हो गया, लेके स्क्रीनशॉट हो गया। yes. अब ये देखो, जो मेयर्स इक्वेशन थी ना आपकी, उसको एडियाबेटिक कांस्टेंट के टर्म पे कैसे लिख सकते हैं। और दिस इज पेज नंबर 8। अब एक और नोट यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल आती है ये जो इक्वेशन है। फर्स्ट, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। दूसरा, गामा इज इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, और Cp इज इक्वल्स टू गामा इंटू Cv, और Cv इज इक्वल्स टू Cp अपॉन गामा। एक ही बात है ना। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R एंड गामा इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे मैं Cv को गामा के टर्म पे लिख दूं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। Cv की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज Cp अपॉन गामा इज इक्वल्स टू R। क्या कांस्टेंट निकल जाएगा, Cp बाहर आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू R। सो Cp इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल्स टू R। सॉल्व करने पे क्या आ गया, Cp विल बी गामा इंटू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो Cp की वैल्यू एडियाबेटिक कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट के टर्म पे ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम ऐसे किसको लिख दें यहाँ पे, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। Cp को रिप्लेस कर दो, तो Cp इज गामा Cv, गामा इंटू Cv, Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे Cv को कॉमन निकाल दूं तो गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R। फार्मूला किसमें रिड्यूस हो गया, Cv इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये सब आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं। Cp गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस 1, और Cv किसके इक्वल, R अपॉन गामा माइनस 1 के इक्वल, ऐसा लिखा जा सकता है। ये सब आपस में रिलेट कर दिए हमने, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R
एंड गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। फिर आप सीपी को गामा और आर के टर्म पे भी लिख सकते हो, ऐसे सीबी को गामा और आर के टर्म पे लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे ये। ठीक है, आगे बहुत काम में आते हैं। सर यहाँ पे गामा कांस्टेंट है। हाँ, गामा कांस्टेंट है, और ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होता है। ठीक है, सीपी Yes, और sir. सीबी भी अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है सीपी माइनस सीबी, ये कोई भी गैस हो सबके लिए बराबर आएगा, लेकिन सिर्फ सीवी अगर हम देखेंगे तो ये अलग आएगा। सीवी अगर देखेंगे अलग आएगा, सीपी देखेंगे अलग आएगा। ठीक है, समझ गया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। पेज नंबर 9 पे आपको। पेज नंबर 9 अभी। हाँ, 9 है कि 10 आ गया अभी? 9। ठीक है, अभी देखो। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये किसके बराबर लिख रहे थे हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम में। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, कल एक फार्मूला पढ़े थे हमने इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के लिए, बताओ जरा फार्मूला क्या था? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के लिए फार्मूला पढ़े थे ना हमने, क्या फार्मूला था? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज नंबर ऑफ मोल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू आरटी होल डिवाइडेड बाय 2। पढ़े थे कि नहीं? व्हाट इज एन हियर? नंबर ऑफ मोल, F is degree of freedom, R is gas constant, T is absolute temperature मतलब इन केल्विन, है ना, और R तो गैस कांस्टेंट है ही। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई गैस की, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, बराबर है। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज देखना है, इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज देखना है तो ये कैसे आएगा? ये चेंज कैसे लिख सकते हो आप? नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट हो गए यहाँ पे, है ना, n मोल गैस आपने लिए, फिर R तो ये कांस्टेंट है ही, तो चीजें बदलेंगी क्या? अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? n वही रहेगा, F वही रहेगा, R वही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 वही रहेगा। चेंज किस पे आएगा? टेम्परेचर पे। इसलिए डेल्टा U अगर आप लिख रहे हैं तो NFR डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कल पढ़े थे, बिल्कुल लास्ट में आया था ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? Yes, sir. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सिंस इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि ये होता है NCV डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 2 पढ़े ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आपने ऐसा लिख दिया, तो दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकल के आ गया? डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T NFR बाई 2 इनटू डेल्टा T। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ गया, N डेल्टा T कट गया, तो CV इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? ये डायरेक्ट फार्मूला FR बाई 2 आया ना। तो अब आप बताओ, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हो, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। जैसे मोनोएटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? मोनोएटॉमिक में 3। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोनोएटॉमिक गैस किसके बराबर हो जाएगा? फार्मूला 3R बाई 2 हो जाएगा। समझ गए? Yes, sir. हाँ, अब सी, अगर आपने CV निकाल लिया एक बार, तो CP तो बाएं हाथ का काम है हमारे लिए, CP निकालना। सिंस CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R होता है,
CV की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल दिया, इट इज F/2R प्लस R। तो CP का भी फार्मूला निकल के आ गया आपके पास में। मैं यहाँ पे R को कांस्टेंट निकाल दूं, इट इज F/2 प्लस 1 इंटू R। तो ये CP भी आपने निकाल लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म पे। ठीक है, जैसे मोनोएटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपकी 3, तो CV हो गया 3R/2। CP कितना हो जाएगा, और R ऐड कर दो तो 5R/2, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी निकाल सकते हो। तो CP भी निकल गया, CV भी निकल गया आपका, है ना। अब अगर आपको गामा की वैल्यू निकालना है, गामा इज इक्वल्स टू CP/CV, और इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे F/2 प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाय F/2 इंटू R से R कैंसिल हो जाएगा और F/2 बचेगा 1, और ये पलट जाएगा, इट इज 2/F। तो गामा की वैल्यू भी निकल के आ गई, इट इज 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय F डायरेक्ट। तो एडियाबेटिक कांस्टेंट भी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म पे इस तरह से लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गए आपके। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब आप मोनोएटॉमिक गैस के लिए, डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए, किसी के लिए भी CP और CV की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो, मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, टेबल से और हम जल्दी चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Now this is page number 10। देखो ना, एक टेबल हम बना ले रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CV, दैट इज FR/2। CP FR/2 में नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ, इट इज CV प्लस R, और गामा इट इज CP/CV, और इधर पे ले रहे हैं हम गैस। मोनोएटॉमिक डाईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक। ठीक है, जैसे अगर हम इनके एग्जांपल लिखें, हीलियम, आर्गन, N2, O2, CO2, पॉलीएटॉमिक, अमोनिया, CH4 एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल्स बस लिखा मैंने यहाँ पे। अब इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए तो फिक्स है कहानी, लेकिन डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए कहानी थोड़ी में फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं मोनोएटॉमिक के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 3। मोनोएटॉमिक के लिए देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। CV की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3R/2। CP की वैल्यू 3R/2 प्लस R, इट इज 5/2R। और गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी अब यहाँ पे, इट इज 5/3, 1.67। डायएटॉमिक में 2 केस होते हैं। फर्स्ट है रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती 5, और दूसरा हाई टेम्परेचर पे
अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिव हो जाते हैं तो फिर 7 हो जाती है। तो यहाँ पे CV की वैल्यू आएगी 5R/2, CP की वैल्यू हो जाएगी 7R/2। समझ गया कैसे? 5R/2 प्लस R, 7R/2। और गामा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पर? इट इज 7/5 एंड द आंसर इज 1.4। हाई टेम्परेचर पे CV इज 7R/2, CP is 9R/2 and gamma will be 9/7। ऐसे यहाँ पे अगर देखोगे पॉलीएटॉमिक के लिए एट लो टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6 और हाई टेम्परेचर पे इट इज 6 + 2F, है ना? तो Yes, यहाँ पे CV इज इक्वल टू कितना बचेगा? ये 6R/2 मतलब हो जाएगा 3R, CP हो जाएगा आपका 4R और गामा हो जाएगा 4/3, इट इज 1.33। और यहाँ पे CV कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 3 + 2 F × R, CP हो जाएगा, एक बार और ऐड कर दोगे, इट इज 4 + F × R और गामा हो जाएगा 4 + F डिवाइडेड बाय 3 + F। वैसे इस फार्मूले से ये भी निकाल सकते हो अगर F की वैल्यू 0 है तो, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा पॉलीएटॉमिक गैस के लिए भी। आ गया ना? रटने की जरूरत है क्या कुछ? क्या रटने की जरूरत है क्या कुछ? नो सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया पूरा। आप इसको करके रखो भाई अच्छे से, है ना? लिख लिख के देख लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। चीजें ज्यादा हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा। ये समझ लो, ये आना ही चाहिए, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन भी लगा पाओगे और इधर भी लगा पाओगे। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है CP और CV एंड गामा, है ना? इनके बगैर काम नहीं चलता है। तो इसलिए बार बार आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये हर कहीं पे यूज में आएंगे, है ना? CP हो गया, CV हो गया, गामा आ गया, ये कैलकुलेशन में हर कहीं पे यूज में आएंगे। अब आपके इधर पे जैसे बिना वेलोसिटी के अपन काइनेमेटिक्स को हम नहीं पढ़ सकते, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल वैसे ही ये वाली कहानी होगी तुम्हारी कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये हमको आना ही चाहिए। फिर CP, CV, गामा ये सब पता होना ही चाहिए, है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। कोई डाउट है तो